हे गाइस, आज का वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाला है सभी सीटेट स्टूडेंट्स के लिए जिनका कि सिलेबस कंप्लीट हो चुका है और वे सभी के सभी प्रैक्टिस करना चाहते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की और अदर क्वेश्चंस की। तो उनके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। आज हम डिस्कस करेंगे सीटेट 2012 का, सीटेट 2012 का, जो नवंबर 2012 को आयोजित हुआ था, प्राथमिक स्तर का पेपर। तो प्राथमिक स्तर लेवल फर्स्ट का पेपर आज डिस्कस करेंगे, जो कि 18 नवंबर 2012 को आयोजित हुई थी सीटेट उसका। इसमें हम सीडीपी के 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिनकी की व्याख्या आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो पहले क्या करना है आपको, जैसे जैसे क्वेश्चन चलते जाए उसके साथ साथ आपको उसका आंसर नोट करते हुए चलना अपनी रफ कॉपी में। अदरवाइज कमेंट सेक्शन में आप उसका आंसर टाइप कर सकते हैं वहाँ पे वीडियो को रोक के, और उसके बाद अपना आंसर मैच कर सकते हैं। उसके बाद आपको बताना है कि आपके 30 क्वेश्चन में से कितने सही हुए, उसको कमेंट सेक्शन में आपको टाइप करना है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे चलते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बच्चों द्वारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, बच्चों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो पहले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि बच्चों द्वारा की जाने वाली त्रुटियां हैं, उनके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो पहले ऑप्शन को डिस्कस करते हैं। यदि एक शिक्षक कक्षा कक्ष में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है, तो यह संकेत करता है कि शिक्षक शिक्षा की व्यवस्था में असफल है। पहला ऑप्शन कहना क्या चाह रहा है, पहला ऑप्शन यह कहना चाह रहा है कि एक शिक्षक है, वह कक्षा कक्ष में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने के योग्य नहीं है, तो यह संकेत क्या करता है कि शिक्षक शिक्षा व्यवस्था में असफल है, मतलब उसका शिक्षक होने का कोई मतलब नहीं है। और हमको क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे, बच्चों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, वो वाला आंसर अपन को ढूंढना है कि भाई बच्चे त्रुटियां कर रहे हैं और उसके बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो पहला ऑप्शन हमने डिस्कस कर लिया है। ऑप्शन नंबर बी पे जाते हैं। एक शिक्षक को प्रत्येक त्रुटि पर ध्यान नहीं देना चाहिए, अन्यथा पाठ्यक्रम पूरा नहीं होगा। ये बिल्कुल गलत होगा। ठीक है, बिल्कुल गलत होगा ये वाला ऑप्शन। प्रत्येक त्रुटि को सुधारने में बहुत अधिक समय लगेगा तथा एक शिक्षक के लिए थकाना वाला होगा। तो ऐसा नहीं है, शिक्षक को त्रुटि दूर करनी चाहिए। स्वयं बच्चों द्वारा त्रुटियों को सुधारा जा सकता है, इसलिए शिक्षक को उन्हें तुरंत ही नहीं सुधारना चाहिए। ऐसा नहीं है, अगर त्रुटि नहीं सुधारी जाएगी शिक्षक के द्वारा तो वो बार बार त्रुटियों को रिपीट करेंगे और वे त्रुटियां स्थायी हो जाएगी। जैसे कि आप हिंदी में कुछ वर्ड लिखते होंगे, अब भी अशुद्ध लिखते जा रहे हैं, तो उस वह किसका परिणाम, वह डी ऑप्शन का परिणाम है। तो कुल मिला के ए ऑप्शन पॉजिटिव है और इसका आंसर है, क्योंकि यदि शिक्षक बच्चों की त्रुटियों को सुधारने में असफल रहता है, तो वो शिक्षक की शिक्षा व्यवस्था ही असफल है, मतलब जो शिक्षा की व्यवस्था है वो असफल है। तो पहला आंसर पॉजिटिव है और यही इसका आंसर होगा कि त्रुटियों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। ये वाला ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसकी व्याख्या आप यहाँ पे देख सकते हैं और आपने क्या सोचा उसका अनुमान यहाँ पे लगा सकते हैं कि आपका ऑप्शन सही हुआ या नहीं हुआ। आप कमेंट सेक्शन में टाइप करके बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है। नर्सरी कक्षा है जिसको आप पढ़ाने जा रहे हो, मतलब एलकेजी यूकेजी जो चलती है उनमें आप शिक्षक हो और पढ़ाने जा रहे हो, तो शुरुआत करने के लिए 4 जो ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से कौन सा विषय सबसे बेस्ट रहेगा, ये आपको चूज करना है। तो ऑप्शन ए है मेरा विद्यालय। क्या आप मेरा विद्यालय चूज करेंगे। मेरा प्रिय मित्र ऑप्शन सी है। ऑप्शन बी है मेरा परिवार। ऑप्शन डी है मेरा पड़ोस। इसमें से कौन सा सही होगा, तो आप बताएं कमेंट सेक्शन में टाइप करके। तो इसका आंसर होगा मेरा विद्यालय नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वो सब आपको अभी पता चल जाएगा। मेरा प्रिय मित्र भी नहीं होगा, मेरा पड़ोस भी नहीं होगा, मेरा परिवार होगा। क्योंकि जो एलकेजी यूकेजी में जो बालक पढ़ता है वो सीधा परिवार से आता है। ठीक है, बीच में क्योंकि उसकी प्राथमिक पाठशाला परिवार होती है, उसके बाद डायरेक्ट वो अध्ययन करने के लिए स्कूल में एंटर करता है। तो सबसे पहला फैक्टर जो उसको प्रभावित करेगा उसका परिवार करेगा। परिवार के बाद में आता है पड़ोस, पड़ोस के बाद में आता है विद्यालय और विद्यालय में उसके बनते हैं मित्र। तो इस तरीके से क्रम चलेगा। तो पहला फैक्टर होगा मेरा परिवार। तो यही इसी से शुरुआत करते हैं, मेरे परिवार से। ठीक है, इसकी व्याख्या यहाँ पे आप देख सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ज़्यादा यहाँ पे आपको समझा नहीं सकते क्योंकि आपने सब कुछ पहले से पढ़ रखा है।
प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, इसका आपको आंसर देना है। ऑप्शन नंबर ए है विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करने चाहिए। कहने का मतलब बच्चों में भेदभाव नहीं करें और सभी को एक समान रूप से कि भाई ये जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं वो उनके समझ में आ जाए, या कोई भी लक्ष्य जो निर्धारित कर दे कि भाई आज ये पढ़ाना है, सभी को समझ में आना चाहिए, वो सुनिश्चित कर लेना चाहिए। ठीक है, ऐसा करके ही शिक्षक पढ़ाए। ऑप्शन नंबर बी है समूह गतिविधियों के दौरान समाज बीती के आधार पर उन्हें अपने समूह बनाने की अनुमति देनी चाहिए। ऑप्शन सी है सकारात्मक अंत वाली कहानियाँ सुनानी चाहिए। ऑप्शन डी है सुबह प्रत्येक बच्चे का अभिवादन करना चाहिए, मतलब उसको राम राम इस तरीके से करना चाहिए। तो कुल मिला के इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा। सकारात्मक वातावरण कब बनेगा? जब बच्चों में क्लास में विभेद नहीं होगा, भेदभाव नहीं होगा और प्रत्येक बच्चे के प्रति शिक्षक की ये सोच होगी कि मैं प्रत्येक बच्चे को समान बराबर सिखा पाऊँ, तब जाके सकारात्मक वातावरण निर्मित होगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। बाकी सब ऑप्शन थोड़े थोड़े सही हो सकते हैं लेकिन नेग्लेक्ट हो गए यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 की व्याख्या देख सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? एक बच्चा जो किससे ग्रस्त है, एक बच्चा जो बिंदु बिंदु से ग्रस्त है वह सा को वाज देखता है और न्यूक्लियर को अनक्लियर मतलब देखता है। मतलब इन दोनों में सा और वाज में अंतर नहीं कर पाता और न्यूक्लियर और अनक्लियर में अंतर नहीं कर पाता। मतलब उसमें पठन संबंधी विकृति है, क्योंकि पढ़ाव में नहीं आ रहा उसको ये चीज़ें, वो विभेद नहीं कर पा रहा है इनके बीच, मतलब उसको सही से पढ़ाव में नहीं आ रही ये चीज़ें। तो पढ़ने से संबंधित विकृति कौन सी होती है? तो पहले प्रत्येक ऑप्शन को देखिए। डिसलेक्सिया, शब्द जबलिंग विकार, डिसलेक्सीमिया, डिस्मोर्फिया। तो हमने पहले ही पढ़ रखा है कि जो पठन विकार होता है वो डिसलेक्सिया होता है। ठीक है, तो कुल मिला के यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया। ऑप्शन है यहाँ पे आपको आंसर पहले से दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन ए आंसर क्यों हुआ आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसकी व्याख्या नीचे दी गई है यहाँ पे। ठीक है, ये आपको पहले से आता भी होगा। चलते क्वेश्चन नंबर 5 पे। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समस्या समाधान उपागम का विशेष चिन्ह है? मतलब जो चार ऑप्शन दे रखे हैं, तो इनमें से छांटने की कौन सी विशेषता समस्या समाधान उपागम का विशेष चिन्ह है। तो आपको इसका आंसर देना है कमेंट सेक्शन में। तो प्रत्येक ऑप्शन को डिस्कस करते हैं। समस्या मौलिक होती है, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। समस्या मौलिक होती है लेकिन इसमें ये आंसर फिट नहीं बैठेगा। सही उत्तर प्राप्त करने का सामान्यतः एक उपागम होता है। सही उत्तर प्राप्त करने का सामान्यतः एक उपागम होता है। इसका इससे कोई लिंक नहीं है क्वेश्चन से। समस्या केवल एक सिद्धांत प्रकरण पर आधारित होती है। ठीक है, इसका भी इससे कोई लिंक नहीं है। अब चलते हैं ऑप्शन नंबर डी पे। समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप में दिया होता है। तो समस्या समाधान उपागम का विशेष चिन्ह यही है कि जो समस्या कथन होता है उसमें संकेत अंतर्निहित होता है सॉल्यूशन ढूंढने के लिए। तो कुल मिला के समस्या कथन में ही एक संकेत अंतर्निहित होता है जो अपन को सॉल्यूशन तक पहुंचाता है। ये समस्या समाधान उपागम का विशेष चिन्ह होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसको इरेज कर देते हैं। ऑप्शन डी क्यों हुआ उसकी व्याख्या यहाँ पे पढ़ सकते हैं। प्रतिभाशाली विद्यार्थी बिंदु बिंदु होते हैं, मतलब क्या होते हैं? प्रतिभाशाली शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं? बिल्कुल नहीं। स्वभाव में अंतर्मुखी होती हैं? बिल्कुल ऐसा नहीं है कि सभी के सभी प्रतिभाशाली अंतर्मुखी हो। कुछ अंतर्मुखी भी होते हैं, कुछ बाहरमुखी भी होते हैं। अपनी आवश्यकताओं को दृढ़तापूर्वक नहीं कह पाते? बिल्कुल गलत है, वो कह पाते हैं। अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं? बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी सही होगा। प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं। ठीक है, इसकी व्याख्या यहाँ पे आप देख सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। इन सभी क्वेश्चनों को आप बिल्कुल दिमाग में सेट कर लीजिएगा। मैक्सिमम चांस यहीं से होते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन एज इट इज उठ के आपके एग्जाम में आ जाए। चिंतन का सूचना प्रक्रमण सिद्धांत जो है उसके चरण कौन कौन से हैं? जो 4 चरण दे रखे हैं उनका आपको क्रम बताना है। तो आप सोच लीजिए मन ही मन में कौन सा क्रम होगा। ऑप्शन ए सही होगा, ऑप्शन बी सही होगा या ऑप्शन डी सही होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर पहले तो आएगा
पूर्व प्रक्रमण, उसके बाद में सेकंड चरण आएगा श्रेणीकरण, उसके बाद थर्ड चरण आएगा प्रतिक्रिया चयन, उसके बाद फोर्थ चरण आएगा प्रतिक्रिया क्रियान्वयन। तो पहले ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इसकी व्याख्या आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। और आपको पहले से आना भी चाहिए, अगर नहीं आता है तो आप यहाँ से ध्यान रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? सीखने संबंधी निर्योग्यताएं सामान्यतः, सीखने संबंधी निर्योग्यताएं सामान्यतः। ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है? औसत से श्रेष्ठ बुद्धि लब्धि वाले बच्चों में पाई जाती है। ये ठीक नहीं है, मतलब ये गलत होगा। लड़कियों की तुलना में अधिकतर लड़कों में पाई जाती है, ये भी ठीक नहीं, ये भी गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे लिंग के ऊपर जोर दे के मतलब गलत भ्रांति जो पूर्वाग्रह होता है वो बनाया जा रहा है। अधिकतर उन बच्चों में पाई जाती है जो शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों से संबंध रखते हैं, बिल्कुल गलत होगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि शहर में पढ़ने वाला लड़का इंटेलिजेंट होता है और गाँव में पढ़ने वाले लड़के लड़कियाँ इंटेलिजेंट नहीं होते, ठीक है। ये इस पर डिपेंड नहीं करता। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, क्योंकि उन बच्चों में पाई जाती है सीखने संबंधी इंद्रियोग्यताएं जिनके की पैतृक अभिभावक मतलब माता पिता दादा दादी नाना नानी मतलब वो मानसिक रूप से कमज़ोर होते हैं, शुरू से उनकी पीढ़ी कमज़ोर चली आ रही है मानसिक स्तर में, तो उन बच्चों में ये विशेषताएं पाई जाएगी। तो आप ध्यान रख लीजिएगा, जिनका जीनोटाइप मिस्टेक होती है, जिनके माता पिता कमज़ोर है, मतलब जो वंश से चला आ रहा है, उनमें उनके जो पूर्वज वो मानसिक रूप से कमज़ोर थे, तो उनमें भी ये लक्षण आ सकता है। ऐसा नहीं है कि आएगा, आ सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? मोनिका जो गणित की शिक्षिका है राधिका से एक प्रश्न पूछती है। मोनिका क्या है? यहाँ पे टीचर है और राधिका एक स्टूडेंट है। राधिका से क्वेश्चन कौन पूछ रही है? मोनिका, जो कि शिक्षिका है। राधिका से कोई उत्तर न मिलने पर वह तुरंत, मतलब कोई उत्तर न दिया राधिका ने और खड़ी रही, तो उसने क्या किया? तुरंत मोहन से दूसरा प्रश्न पूछ लिया, ठीक है। जब उसे महसूस होता है कि मोहन उत्तर बताने में संघर्ष कर रहा है, मतलब मोहन भी उत्तर नहीं दे पा रहा, लेकिन वो थोड़ा बोल रहा है, थोड़ा मतलब यानी कि मुँह से कुछ शब्द निकाल रहा है, लग रहा है कि वो उसका उत्तर देगा, तो वह अपने प्रश्न के शब्दों को बदलती है और मोनिका को यह प्रवृत्ति, मतलब कुल मिला के जब मोहन उत्तर देने का प्रयास करता रहता है तो राधिका उसको सपोर्ट करती है बार बार, ठीक है। तो मोनिका की यह प्रवृत्ति यह प्रदर्शित करती है कि वह है। अब ऑप्शन नंबर ए कौन सा सही होगा, ये अपन को देखना है। कि सीधी बात यह है कि मोनिका शिक्षिका है, राधिका से प्रश्न पूछती है, राधिका जवाब नहीं दे पाती तो तुरंत, मतलब उसका वेट नहीं करती है कि वो जवाब देगी या नहीं देगी, उसके तुरंत बाद जैसे ही वो बोल नहीं पाती, उसके तुरंत जस्ट मोहन को खड़ा करती है, प्रश्न पूछती है। मोहन भी जवाब नहीं दे पाता, थोड़ा थोड़ा ट्राई करता है, लेकिन राधिका उसको सपोर्ट कर, वो मोनिका जो शिक्षिका है उसको सपोर्ट करते हुए उसका आंसर कंप्लीट करवा देती है। यह प्रवृत्ति किसको प्रदर्शित करती है? मतलब मोनिका का यह व्यवहार क्या प्रदर्शित करता है? ऑप्शन नंबर ए है, इस तथ्य से पूर्णतः परिचित है कि राधिका सवालों के जवाब देने के योग्य नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, राधिका भी सवालों को जवाब दे सकती है। अपने सवाल के प्रति थोड़ा घबरा गई है, यह भी बिल्कुल गलत है, मतलब हमेशा ऐसा नहीं होगा। मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिका को रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दे रही है। राधिका को किसी उलझन पूर्ण स्थिति में नहीं डालना चाह रही है, यह भी गलत होगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, क्योंकि यहाँ पे सीधा स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि वो मोहन का मतलब लड़के लड़कियों में पक्षपात करती है, मतलब लड़कों को बढ़ावा दे रही है मोहन को इस तरीके से सपोर्ट करके। तो कुल मिला के इसका आंसर सी होगा और इसकी व्याख्या आप यहाँ पे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है, देखो दो चीज़ें होती है, आप हमेशा मनोविज्ञान में पढ़ेंगे तो ये चीज़ें बार बार टीचर आपको फोकस करवाएंगे। सीखने के लिए आकलन और सीखने का आकलन, ये अलग अलग चीज़ें हैं। तो सीखने, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? सीखने के लिए आकलन, मतलब अभी तक सीखा नहीं है, कोई विद्यार्थी एडमिशन लेगा तो वो सीखेगा, तो उसके विद्यार्थी का एडमिशन लेते समय, ये मतलब आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, कोई विद्यार्थी एडमिशन ले रहा है तो उस समय जो उसका आकलन किया जाता है, तो सीखने के लिए आकलन, मतलब यानी कुल मिला के वो जो आगामी टाइम में सीखने जा रहा है उसके लिए उसका आकलन करते हैं कि भाई उसमें इतनी क्षमता है या नहीं है, तो सीखने के लिए आकलन उस टाइप का होगा। तो सीखने के लिए आकलन में निम्नलिखित का ध्यान सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान रखता है, सिवाय किसके? तो उस समय
जब सीखने के लिए आकलन होता है, जब बच्चा क्लास में एडमिशन लेगा तो सीखने के लिए आकलन इस टाइप का होता है, तो उसमें विद्यार्थी की क्षमताओं का ध्यान रखा जाता है, बिल्कुल सही है। विद्यार्थी की त्रुटियों का ध्यान रखा जाता है, बिल्कुल सही है। और विद्यार्थियों की अधिगम शैली है, इसका भी ध्यान रखा जाता है। तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि ध्यान रखता है सिवाय किसके, मतलब इन सभी चीज़ों का ध्यान रख रहा है किसके सिवाय, विद्यार्थियों की आवश्यकताओं का ध्यान नहीं रखा जाता। तो ऑप्शन नंबर 20 में सही होगा, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर 20 में सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। और इसकी व्याख्या आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने जितना समझाना था उतना समझा दिया है, और आपको ये आता होगा। सीखने के लिए आकलन फोकस करना है, उसके बाद अपने माइंड में इसका मतलब यानी कि आंसर तैयार करना है। एक समान जुड़वा भाइयों में से एक को तो सामाजिक आर्थिक रूप से, कुल मिला के इस क्वेश्चन के कहने का मतलब ये है, दो भाई थे जुड़वा, उनमें से एक को तो मतलब धनी परिवार ने गोद में ले लिया, ठीक है। और दूसरे को, एक भाई को तो एक वीआईपी परिवार ने, फैमिली ने गोद में ले लिया, और दूसरे को एक गरीब परिवार ने गोद में ले लिया। एक साल बाद जब उनका परीक्षण किया गया उनके बुद्धि लब्धांक का, तो निम्नलिखित में से क्या अवलोकित होने की सर्वाधिक, मतलब क्या सबसे ज़्यादा प्रदर्शित होगा, मतलब कौन सी चीज़ प्रदर्शित होने की संभावना है। तो इसका आंसर यहाँ से ढूंढते हैं। दोनों समान रूप से अंक प्राप्त करेंगे, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है दोनों समान रूप से अंक प्राप्त करें, क्योंकि दोनों की बुद्धि लब्धि पहले भी समान नहीं थी, अब भी समान नहीं होगी। ऐसा थोड़ी है कि सभी विद्यार्थी, दो भाई है तो उनकी बुद्धि लब्धि समान होगी। तो ऐसा बिल्कुल हो सकता है रेयर केस में, लेकिन सामान्यतः हम बात कर, जब ऑप्शन को आपको चेक करना होता है तो उसको सामान्य केस लेके आपको चेक करना होता है। तो सामान्य केस में ऐसा नहीं होगा। धनी सामाजिक आर्थिक परिवार वाले लड़के की अपेक्षा निर्धन गरीब परिवार वाला लड़का अधिक अंक प्राप्त करेगा, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। ऐसा नहीं है कि भाई गरीब वाला ही ज़्यादा अंक प्राप्त करेगा हमेशा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हो सकता है कि भाई इस बार गरीब वाला कम अंक प्राप्त करे। मैंने क्या कहा कि सामान्य कंडीशन को ध्यान में लेके चलना है। ऐसे एक कंडीशन सोचनी है कि भाई ऐसा भी हो सकता है, अगर उस कंडीशन के विरोध में है ये वाली चीज़, तो ये ऑप्शन गलत होगा। ऑप्शन नंबर सी है कि सामाजिक आर्थिक स्तर बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं करता। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, क्योंकि सामाजिक आर्थिक स्तर का बुद्धि लब्धांक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। और ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है, निर्धन परिवार वाले लड़के की अपेक्षा धनी वाला अधिक बुद्धि लब्धांक वाला होगा, बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही कैसे होगा, तो आपको पता होगा, और यहाँ पे देख सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, जो कि बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आपको रट ही लेना है अगर आप सीटेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता, आपने पढ़ा होगा मनोविज्ञान में, बाल विकास में जो आपको यूनिट पढ़ाया गया होगा आपके शिक्षकों के द्वारा, निम्नलिखित सूक्ष्म गति कौशलों में अलग से चार्ट बनवाया होगा, तो उसमें लिखना आता है। फुदकना, इसमें एनर्जी ज़्यादा वेस्ट होती है, हाथ पैर सभी काम करते हैं, ठीक है। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, लिखना होगा सूक्ष्म गति कौशल में। तो इसका आंसर नंबर बी होगा। इसकी व्याख्या यहाँ पे देख सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, ठीक है। इसको भी एजीटी रट लेना आपको बिल्कुल। अगर आपको अगर पहले से पता है तो आपको रिवाइज करते हुए चलना, अगर पता नहीं है तो आप इसको रट लें। वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ है, ठीक है। इतना टाइम नहीं है समझने का, आपको सिर्फ रटना है लास्ट एग्जाम टाइम में, अगर आप इनको स्किप कर चुके हैं तो। वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ है, तो आप इसका आंसर सोचिए कौन सा हो सकता है, और कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिए। तो वाइगोत्स्की मैंने क्या बोला था, वाइगोत्स्की जहाँ पे आ जाए वहाँ पे सामाजिक आ जाएगा। सामाजिक जहाँ पे कीवर्ड होगा वही उसका आंसर होगा। तो यहाँ पे देखिए, प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से मतलब ये नहीं होगा। प्रारंभिक व्याख्या के बाद कठिन सवालों को हल करने में बच्चे की सहायता न करना, ये भी नहीं होगा। बच्चों की संगति में श्रेष्ठतम रूप से सीख सकते हैं जिनकी बुद्धि लब्धता कम हो, ये तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, सहयोगात्मक समस्या समाधान, जो कि सामाजिक, मतलब यानी कि सामाजिक पक्ष भी आ सकता है, और सहयोगात्मक मतलब यानी कि सहयोग हो रहा है, मतलब बहुत सारे बच्चे मिलके, बच्चों का आपस में सहयोग के द्वारा किसी समस्या का समाधान हो रहा है, तो वो सामाजिक पहलू भी इंक्लूड करता है, मतलब सामाजिक पहलू के अंदर ये वाला पक्ष इंक्लूड होगा। तो कुल मिला के ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। यहाँ पे आप इसकी व्याख्या देख सकते हैं। किशोर बिंदु बिंदु का अनुभव करते हैं, किशोर किसका अनुभव करते हैं, तो सीधा आपको इसका आंसर दिखाई दे रहा होगा, दुश्चिंता एवं शमसिर सरोकार, इसका किशोर अनुभव करते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा, बाकी सब इसके आंसर नहीं होंगे, ठीक है। तो इसका यहाँ पे आप व्याख्या देख सकते हैं। ज़्यादा इजी क्वेश्चन है तो इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, आगे चलेंगे।
अब ये वाला क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा कठिन भी नहीं है और ज़्यादा इजी भी नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 15, शारीरिक रूप से सक्षम बच्चों को सामान्यतः बिंदु बिंदु होता है। तो आप सोच रहे होंगे कि भाई कौन सा रोग होता है, दिमाग लगाइए बताइए। तो इसका सीधा आंसर मैं देना चाहूँगा, तो इसका आंसर होगा डिस्ग्राफिया, मतलब लिखने में समस्या। ऐसा क्यों होता है? ये एक बीमारी नहीं है, एक तरीके की हैबिट पड़ जाती है। आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे जिनके कोई बीमारी नहीं होती लेकिन उनकी हैंड राइटिंग ख़राब होती है और वो खुद ही नहीं समझ पाते, कभी कभी तो ऐसा लिखते हैं। ठीक है, बहुत बहुत ऐसे उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे। ये एक तरीके की बीमारी नहीं है, एक तरीके से चलन चल चुका है बच्चों में, एक तरीके से लापरवाही के कारण उत्पन्न हो सकता है इस तरीके से। तो ये एक रूप से देखा जाए तो रोग नहीं है। यहाँ पे जैसे कि इसकी व्याख्या कर रखी है, तो शारीरिक रूप से सक्षम बच्चे हैं जिनमें कोई रोग नहीं है, उनमें कौन सा रोग हो सकता है? ये वाला होगा, डी ऑप्शन। तो यहाँ पे इसकी व्याख्या देख सकते हैं। डिस्ग्राफिया, डिस्ग्राफिया कोई रोग नहीं बल्कि यह एक प्रकार का विकार है जो शारीरिक रूप से सक्षम बच्चों में सामान्यतः पाया जाता है। ठीक है, जिसमें बच्चे की लिखावट और समझने की क्षमता पर असर पड़ता है, क्योंकि लिखेगा ये खराब तो कैसे समझेगा। क्वेश्चन नंबर 16 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आंशिक पुनर्बलन। वैसे तो आपको आता होगा, आंशिक पुनर्बलन सतत पुनर्बलन की अपेक्षा ज़्यादा प्रभावी होता है। तो कौन सा ऑप्शन है जिसमें ज़्यादा प्रभावी है? ये रहा, सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है, यही इसका आंसर होगा। और ऐसा क्यों हुआ? अगर आपको नहीं आता है तो इसको रट लीजिए, क्योंकि अभी इतना आपके पास टाइम नहीं है आप इसको समझ सकें। ठीक है, तो आपको जो क्लासें ली जाएगी मनोविज्ञान की, उन्हीं में इसको समझाया जाएगा। इसकी व्याख्या यहाँ पे देख सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। एक सशक्त विद्यालय अपने, गौर करना, शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा? तो आप बताइए किसको सर्वाधिक बढ़ावा देगा? इनमें सभी आंसर पॉजिटिव है। ये भी मतलब ऐसा नहीं है नेगेटिव आंसर है। ए बी सी डी सभी के सभी पॉजिटिव है, लेकिन इनमें कौन सा सबसे ज़्यादा पॉजिटिव है इस समय, इस क्वेश्चन नंबर 17 के अकॉर्डिंग? तो एक सशक्त विद्यालय है, उसमें अनुशासित स्वभाव तो पहले से ही शिक्षकों का होगा, अदरवाइज उनको भर्ती ही नहीं किया जाएगा शिक्षकों को। ठीक है, स्मृति भी उनकी अच्छी खासी होगी तब जाके उनको भर्ती किया जाएगा। अब दो ऑप्शन बचे, बी और सी, उनमें से एक आएगा। तो परीक्षण करने की प्रवृत्ति से ज़्यादा यहाँ पे इम्पोर्टेंट होगा प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति, मतलब प्रतिस्पर्धात्मक दृष्टिकोण कि भाई मैं अच्छा पढ़ाऊँ, मैं अच्छा पढ़ाऊँ, इस तरीके से ये वाला पहलू ऑप्शन नंबर बी इसमें सही होगा। ठीक है, प्रतिस्पर्धात्मक प्रवृत्ति का मतलब टीचरों में होड़ लग जाए कि मैं इससे भी अच्छा पढ़ाऊँगा, इस तरीके जैसे कि बच्चों में पढ़ने की लगती है उस तरीके से टीचरों में। तो ये सशक्त विद्यालय ये अपेक्षा रखेगा। ठीक है, इसको सर्वाधिक बढ़ावा देगा। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से अंतः विषयी अनुदेशन का सर्वोत्कृष्ट लाभ यह है कि, चार ऑप्शन पढ़िए, कौन सा आंसर सही होगा कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिए। इसमें से भी जो बेस्ट आंसर है उसको आपको चूज करना है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। ठीक है, पाठ योजना बनाने और गतिविधियों में शिक्षकों को अधिक लचीलेपन की अनुमति होती है। इससे इसका कोई रिलेशन नहीं है, सीधा रिलेशन इससे है कि विद्यार्थियों को सीखे गए ज्ञान का बहुत संदर्भों में अनुप्रयोग करने और सामान्यित करने के अवसर दिए जाए। इसका रिलेशन होगा अंतः विषय अनुदेशन से सीधा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। इसकी व्याख्या आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है इसका मतलब आपने इसको पढ़ा नहीं है, अंतः विषय अनुदेशन को। यहाँ पे इतना लंबा समझाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, वे शिक्षार्थी जो समृद्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता की हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं उनके पास होता है। तो ये भी आपको आना चाहिए। इसमें सीधा आंसर होगा निष्पादन, उपागम, अभिविन्यास। ये सभी चीज़ें कुछ ऐसे टॉपिक है इंपॉर्टेंट टाइप जो कि लगभग आधे आधे घंटे या 15-15 मिनट के कंसेप्ट होते हैं, जो कि आपने मनोविज्ञान में पढ़े होंगे। अगर नहीं पढ़े हैं तो अब इसको अभी अगर आपके पास टाइम नहीं है तो इसको ऑप्शन को बिल्कुल रट लीजिए, अदरवाइज किसी भी वेबसाइट पे जाके किसी भी मतलब चैनल पे जाके आप इसको समझ सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। शिक्षक बिंदु बिंदु के अलावा निम्नलिखित सभी को करते हुए समस्या समाधान को विद्यार्थियों के लिए मजेदार बना सकता है। मतलब किस चीज के अलावा सभी को करते हुए समस्या समाधान को विद्यार्थियों के लिए मजेदार बना सकता है। मतलब नेगेटिव पक्ष ढूंढना है, मतलब शिक्षक को क्या नहीं करना चाहिए, उसके अलावा सब कुछ चीजें करनी चाहिए। तो आप क्वेश्चन में घूम जाएंगे। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि शिक्षक को क्या नहीं करना चाहिए। तो पहला ऑप्शन क्या है, सृजनात्मक चिंतन के लिए असीमित अवसर उपलब्ध कराने। बिल्कुल सही, ये तो करना चाहिए। ये ऑप्शन इसका सही नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव आंसर पूछा हुआ है। जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहा है तो उनसे परिपूर्णता की अपेक्षा करने, ये गलत होगा। अगर कोई विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य कर रहा है तो ऐसा थोड़ी है भाई उससे ऐसी अपेक्षा कर ले कि बिल्कुल पूरा का पूरा जो कार्य कर रहा है, ठीक है, वो बिल्कुल सही का एज इट इज बिल्कुल कॉपी की कॉपी बिल्कुल सही का सही करे। थोड़ी बहुत मिस्टेक हो सकती है, तो ये वाला ऑप्शन गलत होगा, मतलब नेगेटिव होगा। तो यही इसका आंसर होगा क्योंकि हमको नेगेटिव ऑप्शन तलाशना है। ठीक है। मुक्त अंत सामग्री वाली उपलब्ध, ये पॉजिटिव है। मुक्त खेल के लिए समय, ये भी पॉजिटिव है, तो ये नहीं होंगे क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव आंसर ढूंढवाया जा रहा है। तो नेगेटिव आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। इन क्वेश्चनों में मैक्सिमम स्टूडेंट गलती करते हैं, उनको वो पॉजिटिव आंसर लगा के आ जाते हैं, क्वेश्चन को ढंग से नहीं पढ़ते हैं। व्याख्या यहाँ पे पढ़ सकते हैं आप। गला सूख गया है थोड़ा। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब आ गया है, बिल्कुल छोटा क्वेश्चन और बिल्कुल छोटा पैकेट बड़ा धमाका, वो वाला है। आपने आज तक शायद ही इस क्वेश्चन को पढ़ा हो, अगर पढ़ा हो तो आपके लिए बड़ी मेहरबानी है। भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई, क्योंकि मैक्सिमम जो भी देखेंगे सभी के लिए ये क्वेश्चन नया नया होगा। भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई क्या है? अर्थ की सबसे छोटी इकाई है, मनोवैज्ञानिक रूप में स्वनिम माना जाता है। तो स्वनिम भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई है। ठीक है, इसकी व्याख्या यहाँ पे देख सकते हैं। बहुबुद्धि सिद्धांत निम्नलिखित निहितार्थ देता है सिवाय किसके? यानी कि इसमें भी नेगेटिव आंसर अपन को तलाश करना है। बहुबुद्धि सिद्धांत निम्नलिखित निहितार्थ देता है सिवाय, तो आपको ऑप्शन ढूंढना है कौन सा सही होगा और उसको कमेंट सेक्शन में टाइप करना है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। बहुबुद्धि बुद्धि प्रकरण संक्रियाओं का विशिष्ट समुच्चय समाधान के लिए किया जाता है। ठीक है। तो विविध तरीकों से सीखने का आकलन, संवेगात्मक बुद्धि, बुद्धि लब्धि से संबंधित नहीं है। ये सभी के सभी इसके आंसर नहीं होंगे। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है, बहुबुद्धि सिद्धांत निम्नलिखित निहितार्थ देता है। ठीक है, इसको हटा लीजिए आप। निम्नलिखित निहितार्थ देता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगर ये वाले क्वेश्चन यहाँ पे इतना डिटेल में समझाना पॉसिबल नहीं है, अगर आप बहुबुद्धि सिद्धांत पढ़ेंगे तो वहाँ से आपको इसका आंसर अवश्य मिलेगा कि भाई ये ऑप्शन नंबर सी सही क्यों हुआ है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करता है? निम्नलिखित में से मतलब क्या चीज़ है जो कि सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करती है। तो 4 ऑप्शन यहाँ पे दे रखे हैं, उसमें से पॉजिटिव आपको ढूंढना है। असफलता से बचाने के लिए अभिप्रेरणा, बहुत सरल या कठिन लक्ष्यों का चयन करने की प्रवृत्ति, लक्ष्यों के प्रति व्यक्तिगत संतुष्टि और बाह्य कारक होगा नहीं, क्योंकि अधिकतम अभिप्रेरित आंतरिक रूप से होता है व्यक्ति। असफलता से बचने के लिए अभिप्रेरणा, ठीक है, तो ये इतना यहाँ पे सटीक नहीं बैठेगा। बहुत सरल या कठिन लक्ष्यों का चयन करने की प्रवृत्ति, ये यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं बनता इसका। ठीक है, तो अधिकतम रूप से अभिप्रेरित क्या करेगा? अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करेगा लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि। अब इसका मतलब क्या हुआ? लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि का मतलब हुआ कि अगर ऐसा है, व्यक्तिगत संतुष्टि है लक्ष्यों को प्राप्त करने में, मतलब व्यक्ति आत्मिक रूप से मतलब आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है। ठीक है, तो आंतरिक अभिप्रेरण ही सबसे बड़ा अभिप्रेरण होता है, बाह्य कारकों की अपेक्षा आंतरिक कारक जो कि अभिप्रेरित करते हैं। बाह्य अभिप्रेरणा उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी कि आंतरिक अभिप्रेरणा। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। बुद्धि लब्धांक सामान्यतः बिंदु बिंदु रूप से शैक्षणिक निष्पादन संबंधी होते हैं। मतलब शैक्षणिक निष्पादन होता है जो शिक्षा, कहने का मतलब जो एजुकेशन में बुद्धि लब्धांक का जो रिलेशन होता है
वो कैसा होता है, मतलब बुद्धि लब्धांक सामान्यतः बिंदु बिंदु रूप से शैक्षणिक निष्पादन में। कहने का मतलब ये है, 24 क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो बुद्धि लब्धांक होता है किसी व्यक्ति का, वो शैक्षणिक निष्पादन में, मतलब जो शिक्षा के संबंध में उसका जो यूज किया जाएगा वो किस टाइप में होगा। जो उसकी बुद्धि है, अगर वो उसको शिक्षा में यूज करना चाह रहा है तो किस टाइप में यूज करेगा, कम से कम, पूर्ण रूप से, मध्यम रूप से, या पूर्ण से ऊपर भी उच्च रूप से। तो सीधी बात है, कोई व्यक्ति अपनी बुद्धि का अगर एजुकेशन यूज करेगा तो उच्च से उच्च रूप से करेगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यहाँ पे इसकी व्याख्या देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 पर चलते हैं। 16 वर्षीय बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है, उसकी मानसिक आयु होगी। तो यहाँ पे आपको बुद्धि लब्धि दे रखी 75, उसकी वास्तविक आयु 16 दे रखी है, और उसकी मानसिक आयु पूछी है। तो आपको यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगाना होगा कि IQ मतलब बुद्धि लब्धांक बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100। तो यहाँ पे आपको कौन कौन सी चीज़ें दे रखी है, आपको यहाँ पे बुद्धि IQ दे रखी है, और उसके साथ ही CA दे रखी है, वास्तविक आयु दे रखी है, उसके बाद करंट एज। ठीक है, उसके बाद 100, मतलब कुल मिला के मासिक आयु ज्ञात करनी है। अब पक्षांतरण करके फॉर्मूला को एडजस्ट कर लीजिएगा, उसके साथ ही इसका आंसर अपन को यहाँ से प्राप्त हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर इसका सही होगा C। ठीक है, आप कैलकुलेशन कर ही लेंगे इतनी, ऑप्शन नंबर C इसका सही होगा। तो कैलकुलेटिव है इसमें, और अदर ऑप्शन पे डिस्कस करने का कोई औचित्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय बिंदु बिंदु जरूर होना चाहिए, मतलब किसका क्या जरूर होना चाहिए। तो अन्य शिक्षकों का समावेशन, विद्यार्थियों का पोर्टफोलियो तैयार करें तो इसमें शिक्षकों का कौन सा योगदान रहेगा, उसमें विद्यार्थियों का ही तो रहेगा। अभिभावकों का समावेशन, अभिभावकों से पहले विद्यार्थी इंपॉर्टेंट है। विद्यार्थियों का बहिष्करण बिल्कुल गलत है, विद्यार्थियों का समावेशन होना चाहिए अगर विद्यार्थियों का पोर्टफोलियो बन रहा है तो। ऑप्शन नंबर B सही होगा। ठीक है, चलते इसकी व्याख्या यहाँ पे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। यहाँ पे केवल जो वीडियो बनाया जा रहा है उसका मकसद ये है कि आपको पहले से चीज़ याद होनी चाहिए, बस उसका रिवीजन हो जाए। ठीक है, अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रही तो उसको बिल्कुल रट लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम आपको फटाक से देना है, इतना टाइम आपके पास नहीं होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27, सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है सिवाय किसके, मतलब नेगेटिव आंसर ढूंढना है। सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है सिवाय पृथक्करण के, नेगेटिव आंसर यही होगा, पृथक्करण। ठीक है, एक क्वेश्चन आया था उसमें थोड़ा हो सकता है कि उसमें यहाँ पे आंसर गलत दे रखा हो, सिवाय वाला, वहाँ पे सिवाय शायद गलत टाइप कर रखा था, मैंने काट दिया है, तो आप वहाँ पे थोड़ा गौर कर लीजिएगा। ठीक है, कि भाई कौन सी चीज़ सही है कौन सी चीज़ गलत है। कभी कभी ह्यूमन एरर की वजह से चीज़ें मिस्टेक हो जाती है, मतलब चीज़ों में। तो आप वहाँ पे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए भाई इस क्वेश्चन में थोड़ा गलत हो गया है, हम वहाँ पे पिन कर देंगे उसको सुधार के। ठीक है, तो प्रत्येक क्वेश्चन को आप अपनी दृष्टि से भी देखिएगा। अगर आपको लगता है कि भाई इसमें ये वाला ऑप्शन सही होना चाहिए, आपने गलत करवा दिया है, तो आप उसको अवश्य कमेंट करें जिससे कि इसमें सुधार हो सके। क्वेश्चन नंबर 28, विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचने का सर्वोत्तम तरीका क्या हो सकता है। किसी भी विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचने का सर्वोत्तम तरीका क्या हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। और ऐसा क्यों हुआ, ऑप्शन नंबर ए सही क्यों हुआ है। शिक्षकों द्वारा लिंग पक्षपातपूर्ण व्यवहारों का अधिसंज्ञान। अधिसंज्ञान क्या होता है, अधिसंज्ञान का मतलब होता है सोच के बारे में सोचना, जानने के बारे में जानना, सोच के बारे में सोचना, जानने के बारे में जानना, में सोचना। ठीक है, सोचना, जानने के बारे में जानना। तो कुल मिला के इस ऑप्शन के अनुसार क्या कहना चाह रहा है, ऑप्शन कहना चाह रहा है कि शिक्षकों द्वारा उनके लिंग पक्षपातपूर्ण व्यवहारों का अधिसंज्ञान, मतलब बच्चों को अवगत कराना कि भाई हमारे समाज में क्या चल रहा है, किस रूप से लैंगिक भेदभाव हो रहा है और क्या सही है क्या गलत है। तो अधिसंज्ञान मतलब जो अब तक उनकी सोच थी, जो लैंगिक भेदभाव उनके अंदर या तो पनपा ही नहीं होगा या पनप चुका है, तो अब तक जो उनकी सोच बनी हुई है उसको डिक्लाइन करना और सत्य से उनको अवगत कराना, अधिसंज्ञान का मतलब ये होगा। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा। यहाँ पे आप इसकी व्याख्या देख सकते हैं। यहाँ पे पावरफुल जो वर्ड है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, यहाँ पे पावरफुल वर्ड है वो सिर्फ और सिर्फ अधिसंज्ञान ही इस ऑप्शन को करेक्ट करवा रहा है। ठीक है,
अधिसंज्ञान का मतलब क्या है, उनकी सोच के बारे में शिक्षक नहीं सोचेगा, बल्कि विद्यार्थी अपनी सोच के बारे में सोचेंगे। अगर वो गलत है उनकी सोच तो उसको सुधारेंगे। ये होता है अधिसंज्ञान, मतलब अपनी सोच का सही ज्ञान। क्वेश्चन नंबर 29, सह शैक्षणिक निष्पादन के आधार पर शैक्षणिक निष्पादन के स्तर को बढ़ाने का औचित्य स्थापन किस आधार पर किया जा सकता है। ठीक है, शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन मतलब यानी कोई विद्यार्थी खेल कूद में अच्छा है, मतलब यानी शैक्षणिक गतिविधियां, खेल कूद हो गया, पेंटिंग हो गया, और भी चीज़ें हो गई। ठीक है, उनके आधार पर शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन, यानी उनके आधार पर, जैसे कि पेंटिंग हो गया, अदर जो भी पढ़ाई के अलावा जो भी चीज़ें होती हैं विद्यालय में, वो शैक्षणिक आ जाएगी। ठीक है, और अगर शैक्षणिक चीज़ों में अगर वो दक्ष है और वो स्वस्थ है, तो वो शैक्षणिक जो गतिविधियाँ होगी, पढ़ाई लिखाई, उसमें भी उतनी ही रूप से मजबूती का प्रदर्शन करेगा, उतना ही इंटेलिजेंस उसके अंदर निखर के आएगी। ठीक है, तो ये वाला पहलू क्या होगा, ये वाला पहलू व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संतुष्ट करता है। कैसे संतुष्ट करता है, क्योंकि प्रत्येक विद्यार्थी तो अव्वल नहीं हो सकता, हर विद्यार्थी का एक लेवल होगा। कोई विद्यार्थी 10 अंक ला रहा है तो एक 8 भी लाएगा, एक 9 भी लाएगा, एक 10 भी लाएगा, एक 7 भी लाएगा, एक 10 में से 0 भी लाएगा, एक भी लाएगा। तो कुल मिला के ये जो शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन है और उसके आधार पर शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन है, इसका औचित्य स्थापन व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संतुष्ट करता है। प्रत्येक जो बच्चा है उसकी अलग अलग विशेषताएं होगी, और ऐसा नहीं है कि हर एक विद्यार्थी समान अंक लाएगा, हर एक विद्यार्थी समान रूप से शैक्षणिक निष्पादन करेगा। तो ये वाला ऑप्शन नंबर 20 में करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसकी व्याख्या आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये आपको पहली बात तो ये शुरुआत में ढंग से समझ में नहीं आएगा, बार बार आपको इसको पढ़ना है, उसके बाद इसका आंसर पढ़ना है। ठीक है, तब जाके आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 30 बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, और इसका आंसर आप क्या देते हैं, इसका आंसर आपका सही हुआ है या गलत हुआ, आप कमेंट सेक्शन में बताइए। क्वेश्चन नंबर 30, विद्यालय में नियमित रूप से अगर विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए जो वंचित बच्चे हैं, जो आदिवासी समुदाय के हुए, मतलब ऐसे बच्चे जो खुद भी पढ़ाई का इंपॉर्टेंस नहीं जानते और उनके माता पिता भी पढ़ाई का इंपॉर्टेंस नहीं जानते, मतलब वो हाशिए पे गए हुए लोग हैं या वंचित बच्चे हैं। ऐसा नहीं है कमज़ोर बच्चे हैं, इंटेलिजेंट तो वो भी है, लेकिन वंचित है, समाज की मुख्य धारा से पृथक है। उनको प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त होगा। अगर आपने वहाँ पे जाके स्कूल खोल दिए, उसके बावजूद आप कहेंगे कि आओ हमने आपके लिए स्कूल खोल दिए, आप पढ़िए, तो इसमें इंटरेस्ट नहीं लेंगे। ठीक है, तो क्योंकि इंटरेस्ट लेंगे तो भी कभी पढ़ने आ रहे हैं, कभी नहीं आ रहे हैं, कभी पढ़ने आ रहे हैं, कभी नहीं आ रहे हैं, तो इसका एक उचित सॉल्यूशन क्या होगा कि आवासीय विद्यालय खोल दिए जाए। ठीक है, ये इसका उचित सॉल्यूशन होगा। अगर आवासीय विद्यालय खोल दिए तो उसमें एक तरीके से वो बंध जाएंगे और उसी के अंदर रहेंगे, अगर उसी के अंदर रहेंगे, खाने पीने की सभी की सुविधाएं मिलेगी, तो उसी के अंदर पढ़ेंगे भी, क्योंकि अगर उनका कुछ भी खर्चा नहीं हो रहा, उनको उसके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ रही, केवल उनको शिक्षा ही प्राप्त हो रही है और सभी की सभी चीज़ें गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड करवाई जा रही है, तो बिल्कुल इसमें इंटरेस्टेड होंगे, तो आवासीय विद्यालय खोलना इसका उचित सॉल्यूशन हो सकता है। जैसे कि EMRS जो कि आदिवासी वाले बच्चों, जो ST वाले बच्चे हैं, उनके लिए जो केंद्र सरकार है उसके द्वारा ये आवासीय विद्यालय खोले गए हैं, जो कि EMRS एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल। ठीक है, वो वाले। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन नंबर ए सही समाधान होगा। ऑप्शन नंबर ए इसलिए आता है इसमें। तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन नंबर 30 में ऑप्शन नंबर ए क्यों सही हुआ। यहाँ पे आप इसकी व्याख्या पढ़ सकते हैं। तो हमने 30 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए आज CDP के, और क्वेश्चन पेपर था हमारा 2012 का, नवंबर का, लेवल फर्स्ट का। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे लेवल सेकंड पे। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आपको वीडियो कैसा लगा, आप अपना रिव्यू ज़रूर दीजिए कमेंट सेक्शन में, और अगर इसमें कुछ सुधार की आवश्यकता है तो अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करें। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।